हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, जिसका बेसिक पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट और उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सब चीज़ों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सिंपली हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक मेथड है या मोड है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड यानी अपना न्यूट्रिएंट टेकिंग करता है। यानी फूड लेने की जो प्रक्रिया है, इनटेक करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिशन एक प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं। और न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें फूड से मिलता है। तो जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, आप लोगों को पता होगा। प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, फैट्स, इन सभी चीज़ों को जो लेने की मेथड है उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन का जो डिफिनेशन है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। इसके डिफिनेशन को हम नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, आपके सामने यहाँ से एक डिफिनेशन तैयार होता है न्यूट्रिशन का। द मोड और प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट बाय लिविंग्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या लेने की प्रक्रिया, मेथड, तो न्यूट्रिएंट लेने का मेथड। ठीक है, किसके द्वारा, तो लिविंग्स के द्वारा। तो इसे ही हम लोग क्या बोल देंगे, तो इसे ही हम लोग न्यूट्रिशन बोल देंगे। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है जिसे हम लोग फूड के थ्रू लेते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। ठीक है, यहाँ तक जो आपका कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और न्यूट्रिएंट क्या होता है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। चलिए, इसके बाद न्यूट्रिशन के बाद हमें ये समझना है कि क्या हर एक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हमारे बॉडी को सेम तरह से है, यानी हर एक न्यूट्रिएंट हमको सेम क्वांटिटी में चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कुछ न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है और कुछ न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हमें कम होती है। तो उस आधार पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम 2 कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो 2 तरह के हो सकते हैं। ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं और ये आपके क्या हो सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, तो देखिए, मैक्रो मतलब क्या होता है, अधिक, और माइक्रो मतलब क्या होता है, कम। यानी वैसा न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा, और वैसे न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को कम आवश्यकता है, जिसका नीड हमारे बॉडी को कम है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। तो न्यूट्रिएंट लेने की प्रक्रिया क्या हो गई, न्यूट्रिशन हो गया। और न्यूट्रिशन जो है वो इसेंशियल है किस तरह से, तो उसे हम लोग उस आधार पर बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ से बेसिक समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ से न्यूट्रिशन के टाइप्स हम देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ से हम लोग, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को दिखाते हैं, यानी फूड लेने का उनका जो मेथड होता है, उनका जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो उस आधार पर यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के प्रकार। तो चलिए, नोट डाउन भी आप कीजिएगा और समझिएगा भी। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की जो टाइप्स है वो मेनली 2 टाइप्स होता है। एक तो आपका क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, और सेकेंड जो टाइप होता है आपका वो होता है हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। तो मेनली 2 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। इस दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। देखिए, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। ठीक है, और हेटेरो का क्या मतलब होता है, अदर। हेटेरो मीन्स अदर। ठीक है, और ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन होता है। तो कहने का मतलब, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, वे लिविंग्स जो न्यूट्रिशन खुद से लेता है, यानी वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। जिसका एक एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, ग्रीन प्लांट। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं
जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें एक खास तरह का प्रोसेस चलता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना भोजन, अपना फूड तैयार कर लेते हैं, यानी अपना न्यूट्रिशन जो है वो गेन कर लेते हैं। तो इन्हें किसी दूसरे लिविंग्स पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में क्या चीज़ है कि ये न्यूट्रिशन जो है, ये जितने भी लिविंग्स जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो अदर और ट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। ये बेसिक डिफरेंस है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में, ठीक है। अब आगे क्या हो गया कि फर्दर यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का भी यहाँ पर क्या हो गया कि ये मतलब इसका वर्गीकरण हो गया, इसका जो है डिफरेंशिएट हो गया ये। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है, और इसको भी देखते हैं, दोनों को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक को आपने समझ लिया, तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में थोड़ा और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप हो सकता है। एक हो सकता है आपका फोटो आउटोट्रॉप, ठीक है। फोटो आउटोट्रॉप किसको बोलेंगे, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है। आउटो का मतलब आप जानते ही हैं और ट्रॉप का मतलब आप लोग जानते ही हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉप कहने का मतलब कि वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो फोटो मतलब लाइट की हेल्प से, ठीक है, वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की हेल्प से या लाइट की हेल्प से अपना भोजन तैयार करे, उसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल लिखा था वो किसका एग्जांपल होगा, तो फोटो ऑटोट्रॉप का एग्जांपल होगा। ओवरऑल ऑटोट्रॉपिक में तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉप का अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन प्लांट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉप या फोटोसिंथेटिक भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप या इसी को हम लोग फोटो सिंथेटिक न्यूट्रिशन भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इस फोटो ऑटोट्रॉप या फोटोसिंथेटिक में हम बोल सकते हैं, क्या चीज़ बोल सकते हैं, तो यहां से बोला जा सकता है सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड बनाने की प्रक्रिया, सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से ये क्या करेंगे, अपना फूड तैयार कर लेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप या फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है वो इसके एग्जाम्पल सभी हो जाएंगे, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना। क्यों सभी ग्रीन प्लांट्स खुद से अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट वाले टॉपिक में। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया, ऑल ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है, सम प्रोटिस्टा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये एक किंगडम होता है प्रोटिस्टा। ऑल ग्रीन प्लांट, सम प्रोटिस्टा, उसके बाद कुछ साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सभी क्या कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं। चलिए ये तो एक टाइप हो गया। अब ऑटोट्रॉपिक का एक दूसरा भी टाइप होता है, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, है ना। कीमो का मतलब आपको यहाँ से क्या समझना है, केमिकल समझना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कुछ लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि खास करके बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया में भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हो गए, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, उन सब के सेल्स में, सेल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सब के सेल्स में क्या होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सभी प्रोसेसेस चलते हैं, और उस दौरान क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी की हेल्प से वो अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिशन जो पूरा किया जा रहा है वो खुद से ही किया जा रहा है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर केमिकल की हेल्प ली जा रही है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड विथ हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी कहने का मतलब है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल्स में होंगे उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी की हेल्प से ये क्या कर लेंगे, अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेंगे। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ, खास करके सभी बैक्टीरिया, ठीक है। ज़्यादातर बैक्टीरिया
इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। सल्फर बैक्टीरिया होता है, आयरन बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है, ये सभी अलग अलग तरह के। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब चलिए हम यहाँ से समझ लेते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। इनमें मेनली आपको जो जानना है वो 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 तरह का आपको न्यूट्रिशन हो सकता है। इन सभी को एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में इसको समझ लेंगे। सबसे पहला क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा यहाँ पर आपको होगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा यहाँ से जो होने वाला है आपका ये होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, और तीसरा क्या होता है, पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये 3 तरह के न्यूट्रिशन है। मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ और इसके एग्जांपल भी आपसे शेयर कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। होलो मतलब क्या होता है, आप समझ रहेंगे। होलो मतलब होता है पूरा का पूरा। ठीक है, और जोइक मतलब क्या होता है, जोइक मतलब एनिमल होता है ना। जैसे हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं, बोटनी पढ़ते हैं, बोटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है होलोजोइक, मतलब ये जो न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, जो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो टाइप है, यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स जो कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, है ना, वो कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाने के लिए, यानी कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना है, सिंपल में चेंज करना होता है। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो होलोजोइक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जितने भी एनिमल्स हैं, खास करके ये किसके द्वारा होगा, ये एनिमल्स के द्वारा होगा। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये एनिमल्स के द्वारा होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो एनिमल्स होंगे वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फूड को लेंगे और फिर उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करेंगे, सिंपल में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। अलग अलग तरह के एंजाइम्स की हेल्प से उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज किया जाएगा। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं ह्यूमन बींग। जो हम लोग हैं, मानव है, ह्यूमन बींग है, वो सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, अब इस होलोजोइक में भी जो है अलग अलग तरह के एनिमल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है, कि अलग अलग एनिमल्स को बांटा जा सकता है। जितने भी एनिमल्स हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा जा सकता है। आप लोग जानते होंगे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, तो उन सब चीज़ों की यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। अब चलिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, खास करके ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, तो ये फंजाई करते हैं, है ना। फंजाई यानी कि फंजाई जगत के, फंजाई एक किंगडम है, मल्टी सेलुलर होते हैं ये, आप सभी जानते होंगे। तो जितने भी फंजाई होते हैं वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। किस तरह से करते हैं इस चीज़ को देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि कहीं अगर फूड है ना, कहीं पर अगर फूड मटेरियल पड़ा हुआ है तो ये क्या करते हैं, अपने कुछ एंजाइम्स, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म अपने कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये फूड क्या होता है, ये सड़ जाता है, गल जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म इससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स फूड को लिया नहीं जा रहा है, कॉम्प्लेक्स को पहले सिंपल में बदला जा रहा है, सिंपल में बदलने के बाद उससे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। ठीक है, और बॉडी के बाहर ही ये सारा चीज़ हो रहा है ना। लेकिन होलोजोइक में क्या होता था कि हम क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स को पहले अपने बॉडी के अंदर लेते थे, उसके बाद उसका डाइजेशन शुरू होता था, वो सिंपल में चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर कुछ एंजाइम्स सेक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, खास करके फंजाई है, जिसके कारण क्या होता है, ये फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं, सिंपल हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, उसके बाद इससे न्यूट्रिशन लेना शुरू किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक क्या होता है कि इसमें क्या होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, कि कोई एक ऑर्गेनिज्म यानी कोई एक लिविंग्स किसी दूसरे लिविंग्स से न्यूट्रिशन लेता है। वो तो लेगा ही क्योंकि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसको यहाँ पर एक खास नाम दिया गया है, होस्ट। ठीक है, कोई पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, मान के चलो कि ये कोई पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है और ये कोई क्या है, होस्ट है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इस होस्ट से न्यूट्रिशन लेगा।
ठीक है। इस होस्ट से ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेगा। किस तरह से लेगा, तो ये इस होस्ट के, ठीक है, बॉडी पर या इसके सेल के ऊपर भी रह सकता है और ये इसके अंदर भी जा सकता है, ठीक है। होस्ट के सेल के ऊपर भी रह सकता है, अंदर भी जा सकता है। ऊपर रहकर अगर न्यूट्रिशन लेता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इक्टोपैरासाइट। क्या बोलते हैं, इक्टोपैरासाइट। लेकिन यदि ये इसके अंदर जाकर न्यूट्रिशन लेता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंडोपैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो होस्ट सेल है या जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसे यहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है। इसे यहाँ पर एक डिसएडवांटेज इसको उठाना पड़ता है। क्लियर है। तो इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट ये क्या हो गया, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो किसी दूसरे के बॉडी पर रहकर एग्जिस्ट करके उसके सरफेस पर या उसके बॉडी के अंदर रह करके उससे न्यूट्रिशन लेता है और बदले में वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है ना। ज़्यादातर केस में वो नुकसान ही पहुंचाता है। तो ये हो गया आपका। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको बता दूं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, जैसे कि हमारे हेयर्स में कुछ लीच होते हैं, ठीक है। वो हमारे सर से क्या करते हैं, हमारे बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, ब्लड लेते हैं, यानी वो क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। अगर हम मॉस्किटो की बात करें, मच्छर की बात करें, तो वो भी एक तरह से पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। टेम्पररी कुछ समय के लिए वो हमारे बॉडी पर आता है और हमारे बॉडी से वो न्यूट्रिशन यानी ब्लड लेकर चला जाता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है हमेशा, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया होता है जो हमारे हमेशा वो न्यूट्रिशन लेता रहता है, अपना लाइफ और जो सिस्टम है वो चलाता रहता है, वो हमारे बॉडी के अंदर। कुछ टैप वॉर्म होते हैं, कुछ वॉर्म्स होते हैं, चाली जिसे हम लोग बोलते हैं, वो अभी हमारे बॉडी के अंदर रहकर हमसे न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो इस तरह के ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। आप वायरस की बात करें, ठीक है, वायरस जो कि नॉन लिविंग होता है हमारे बॉडी के बाहर, अगर वो कहीं पर है किसी सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन अगर उसे कोई होस्ट मिल जाए तो वो उसके बॉडी के उस होस्ट सेल के अंदर चला जाता है और उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है और उस होस्ट सेल को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तो वायरस भी एक तरह का क्या हो गया, वो एक तरह का पैरासाइट ही हो गया। तो ये हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक क्या होता है, इसमें कितने टाइप्स हैं और वो क्या होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हर एक चीज़ कहीं पर अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हुई, और यदि आपको 100% समझ में आया होगा तो आप ज़रूर ओके या डन लिखकर आप बता दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है वीडियो। तो चलिए यहाँ पर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक की जो बेसिक्स बात थी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब हम यहाँ से देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट, फिर हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल की ओर चलेंगे। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। प्लांट्स में न्यूट्रिशन, जैसा कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं, प्लांट्स कहने का मतलब यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है। तो ग्रीन प्लांट्स में जो यहाँ पर न्यूट्रिशन होने वाला है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, आपको पता ही है। और इसके लिए एक खास नाम होता है, और इसके लिए एक खास नाम होता है, जी हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इस नाम से आप लोग भली भांति आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन करने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को, किस तरह से ग्रीन प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नाम से आपको पता चलेगा, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनना, है ना। यहाँ पर इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन जो हो रहा है ग्रीन प्लांट्स में, यानी जो फूड जो तैयार हो रहा है वो लाइट की हेल्प से हो रहा है, लाइट की हेल्प से बन रहा है। तो फोटोसिंथेसिस का जो यहाँ पर डिफिनेशन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स को अपना भोजन तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है ना। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आप समझ जाएंगे तो आप इसका डिफिनेशन भी फोटोसिंथेसिस का समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए देखिए, तो इसके लिए आपको सनलाइट की आवश्यकता होगी, है ना। सनलाइट अगर प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। सेकेंड, यहाँ पर सनलाइट के अलावा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी, आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी,
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको वाटर का आवश्यकता होगा, ठीक है, वाटर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, CO2 की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जब आपके पास प्लांट्स के पास ये सब चीज़ मौजूद होगा, प्लांट्स को ये सभी रिक्वायरमेंट्स पूरा होगा, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस चलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस चलने के कारण क्या होगा कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बना सकेंगे, अपना फूड प्रिपेयर कर सकेंगे, यानी अपना न्यूट्रिशन ले सकेंगे, ठीक है। और अपना भोजन वो किस फॉर्म में बनाते हैं, किस रूप में बनाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को यूज करके वो अपना फूड तैयार करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसके रूप में ये अपना भोजन तैयार करता है ना। तो यहाँ पर ये सभी रिक्वायरमेंट्स हो गई, ये सभी रॉ मटेरियल्स हो गए, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो है, और अगर प्लांट चाहे कि हम इस फूड को रिजर्व करके रख ले, स्टोर करके रख ले, तो वो इसे स्टोर करके रखता है। लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च क्या है, तो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, ये ग्लूकोज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए, ये तो हो गई रिक्वायरमेंट की बात। अब यहाँ से आप डिफिनेशन खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए, इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा जा सकता है। ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। किस चीज़ का, फूड प्रिपेयर करने का ये प्रोसेस है, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, बाय ग्रीन प्लांट्स, बाय ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ, यानी किन किन चीज़ों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये डिफिनेशन को आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द फूड प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, एंड इज स्टोर्ड, और जो वो जमा होता है, रिजर्व होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज एंड स्टार्च बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज और स्टार्च ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। बस यहाँ से डिफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में, नोट करके आप जान सकते हैं इन सब चीज़ों को, कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये क्या है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्लियर, चलिए, इससे पहले यहाँ पर एक जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, यहाँ पर क्या होगा, वाटर की आवश्यकता होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से प्लांट्स को मिलेगा। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन करके, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड किसे मिल जाता है, प्लांट्स को मिल जाता है। और ये वाटर कहाँ से मिलता है, तो सॉइल से ये वाटर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, सनलाइट लेगा ये प्लांट, और इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल का रोल क्या है, तो क्लोरोफिल का रोल है कि ये इस लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12 और 6 प्लस ऑक्सीजन। ये प्रोडक्ट होगा, ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है और ये ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शन है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बैलेंस जब करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 लगाना होता है, यहाँ पर भी 6 लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और आपको यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर 6H2O भी होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 6H2O भी जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 12 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 12।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस फोटोसिंथेटिक केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन है, जो आपको याद रखना है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एनाबॉलिक एंड केटाबॉलिक। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म जो चलता है सेल्स में, बॉडी के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स में, तो वो दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिंपल मटेरियल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सभी सिंपल हैं, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड जो प्रिपेयर हो रहा है वो किस फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है? वो ये ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो किस फॉर्म में? तो ग्लूकोज की फॉर्म में। और जो स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? स्टोर जो हो रहा है वो हो रहा है किस फॉर्म में? तो स्टार्च के फॉर्म में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है। फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद है कि क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों होती है? क्लोरोफिल आखिर करता क्या है? तो क्लोरोफिल क्या करता है? इस सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्लोरोफिल का जो यहाँ पर रोल है, क्लोरोफिल क्या है भाई? तो क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है और इसका काम क्या है? ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी। ठीक है, सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। यानी क्लोरोप्लास्ट में जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो क्लोरोफिल का काम है क्या करना? तो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ओके, चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, जो लाइट एनर्जी है जो कहाँ से आ रही है? सनलाइट से आ रही है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किस में? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो फोटोसिंथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूँ। आपको ये चीज़ समझनी है और इसको याद करके रख लेना है। चलिए उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस जो है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे ज़्यादा अच्छा से, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देख लीजिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन होने के बाद ये रिड्यूस्ड होता है। तो रिड्यूस्ड होके ये क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट को आप जो है इसको आप उल्टा कर लीजिए इस तरह से। रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, इस बात को आप सिंपल समझिए यहाँ पर कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर।
तो दो जो सिंपल डिफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उसको समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है किसमें, तो ग्लूकोज में। और उसी तरह से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो यहाँ पर जो वाटर है H2O है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O का। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2O कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसका यहाँ पर हाँ O2 में। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, H2O जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना रहा है, O2 बना रहा है। कैसे, तो देखिए ऑक्सीडेशन के बारे में क्या बताया मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन हट गया है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन मैंने बोला, फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो H2O का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स, उसको भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहीं से पता चल जाएंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इस ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है ना, इस ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन है वो किसका ऑक्सीजन है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में भी है और ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर में भी है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, हालांकि जब हम डिटेल में जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहाँ से आया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। ठीक है, वो वाटर से नहीं आया है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया आपको कि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद H2O में जो ऑक्सीजन है उसका क्या होगा, तो यहाँ पर जो O2 बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रहा है, ये इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये प्लांट के बॉडी से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, जिस ऑक्सीजन को हम लोग गेन करेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा, यानी H2O में, वाटर में जितने भी ऑक्सीजन है ये इवॉल्व हो जाएगा। वाटर का जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 6O2 हमने लिखा है, क्या लिखा है, 6O2। और यहाँ पर कितना H2O है, 12 H2O है, यानी 12 H2O, यानी ऑक्सीजन कितना है, 12 ऑक्सीजन है। तो 6 ऑक्सीजन क्या हो गया, वो तो यहाँ इवॉल्व हो गया, बच गया इसके पास 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो 6 ऑक्सीजन कहाँ पर है, तो वो इस वाटर में बच गया। क्लियर है, आपको समझ में आ गया यहाँ से। चलिए, तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है कि इस ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो वाटर का नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है का है। दूसरी बात, H2O का जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है ना, इवॉल्व हो जाता है, यानी O2 के रूप में ये बाहर निकल जाता है। चलिए, ये समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद ऑक्सीजन इन H2O कम्स फ्रॉम CO2। ठीक है, ऑक्सीजन इन H2O, ये H2O में जो ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ 6H2O। क्लियर हो गया आपको, 6O2 6H2O। अब देखिए 6 ऑक्सीजन जो यहाँ पर आपको है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, तो ये भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, 6 to 12 ऑक्सीजन है। तो इस 12 में से 6 ऑक्सीजन तो आपको ग्लूकोज में आ गया और 6 ऑक्सीजन किस में आ गया, वाटर में आ गया। क्लियर है, किस में आ गया, वाटर में आ गया, समझ गए। उसके बाद इसका जो 12H2O है, 12H2O है, यानी यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, तो वो सारे के सारे ऑक्सीजन किस में हो गए, वो ऑक्सीजन इवॉल्व करने में यूज हो गए, है ना। H2O का जितना भी ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक O2 को इवॉल्व करने के लिए कितना H2O चाहिए, है ना। आगे आप लोग पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा मैकेनिज्म, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2H2O से क्या होता है, एक O2 इवॉल्व होता है ना। 2H2O मॉलिक्यूल से एक O2 इवॉल्व होता है। तो 12 से कितने इवॉल्व होंगे, 6O2 इवॉल्व होंगे। तो इस H2O का टोटल ऑक्सीजन, H2O में टोटल का टोटल ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाता है।
क्लियर है? तो एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको बताया कि इस ग्लूकोज में जितने भी ऑक्सीजन हैं वो कहाँ से आए हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से आए हैं। क्लियर बात? इसमें जितने भी ऑक्सीजन है H2O में, ये सारा का सारा इवॉल्व हो जाता है। 2 H2O से एक ऑक्सीजन इवॉल्व होता है तो 12 से कितने 6 ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 6 ऑक्सीजन जो बचा वो ऑक्सीजन कहाँ पर है, तो वो इस H2O में है। क्लियर है? तो ये सभी चीज़ यहाँ पर आपको खत्म हो गया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का बेसिक्स हमने यहाँ पर देखा, आपको बेसिक्स हमने बताया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में, इसका बेसिक हुआ अभी फोटोसिंथेसिस का बेसिक। अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म, है ना, कि किस तरह से ये होता है, इसका मैकेनिज्म। तो चलिए, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइएगा।